कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाती है, यानी कि जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर गोल गोल घूमती हुई आगे बढ़ती है। यानी कि देखें तो जैसे ये पृथ्वी ये दीर्घवृत्ताकार पथ हुआ, बीच में आ जाती है सूर्य और यहाँ आती मतलब पृथ्वी घूमते हुए आगे बढ़ती है इस तरीके से। तो जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर यहाँ पे घूमती है इस तरीके से, जो कि आप सबको पता ही होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमती है और साथ में सूर्य का परिक्रमा भी सूर्य के चारों ओर घूमते हुए परिक्रमा भी करती है। तो जब पृथ्वी जो मतलब पृथ्वी की वो गति जो अपने ही अक्ष पे गोल गोल घूमती है तो वो कहलाती है घूर्णन। और जब मतलब पृथ्वी की वो गति जो सूर्य के चारों ओर मतलब ये आगे बढ़ती है घूमती है तो उसको बोलते हैं परिक्रमण। यानी कि पृथ्वी दो तरीके से गति करती है, एक तो ये घूर्णन हो गया और ऐसे ही घूर्णन करते करते ये जो है सूर्य की परिक्रमा भी करती जाती है साथ में इस तरीके से। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाती है और सूर्य के चारों ओर जो है घूमना परिक्रमण कहलाती है। ठीक है, तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 66.5 डिग्री का। वह समतल जो के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। यानी कि जब हम सूर्य को देखते हैं तो जैसे कि ये पृथ्वी हो गया यहाँ पे, अरे एक मिनट, और यहाँ पे हो गया सूर्य, एक मिनट, इसको सूर्य थोड़ी छोटी होगी, सूर्य छोटी, पृथ्वी को थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। तो ये जो पृथ्वी है और ये सूर्य है, तो ये जो सूर्य है तो सूर्य जब पृथ्वी परिक्रमा करती है तो पृथ्वी का जो साइड जो है सूर्य की ओर होगा, वहाँ पे दिन का समय होगा। ये वाली जो स्थिति है यहाँ पे सूर्य है और ये जो सूर्य के सामने का भाग है पृथ्वी का, तो यहाँ पे दिन का समय होगा क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है। और ये जो पीछे का भाग है ये पृथ्वी के प्रकाश में नहीं आ पाती है, तो यहाँ पे रात का समय होता है। ठीक है, इसके आगे अगर देखें तो सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन एवं रात को विभाजित करती है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यानी कि हम सभी जानते हैं कि ग्लोब जो होता है वो पृथ्वी का ही एक छोटा रूप है। पृथ्वी को दिखाने के लिए ग्लोब को बनाया गया है, एक छोटा सा रूप। तो ये भी हम जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर तो मतलब झुका हुआ है इस तरीके से। तो इसका जो ये आधी भाग है, ये जो है सूर्य के ये भाग सूर्य का अगर सामने रहेगा तो यहाँ पे दिन होगा और ये सूर्य के पीछे रहेगी तो यहाँ पे रात का समय होगा। तो और ये जो रेखा है जो दिन और रात को बीच से बांट रही है, दिन वाले भाग और रात वाले भाग को अलग कर रही है, तो इसको बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त। ये ग्लोब पे दिखाया जाता है प्रदीप्ति वृत्त को, दिन और रात वाले भाग को अलग करने के लिए। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि चित्र 3.2 में आप देख सकते हैं। ये है 3.2, इसमें आप देख सकते हैं दिन और रात को दिखाया गया है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ और है कि पृथ्वी दिन किसे कहते हैं, पृथ्वी दिन भी पूछा जा सकता है। तो पृथ्वी दिन किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का जो घूर्णन समय काल है यानी कि जो 24 घंटा में एक चक्कर लगाता है तो उसको बोलते हैं पृथ्वी दिन। और इस ऐसे भी याद रहेगा कि घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है पृथ्वी पे, तो इसको बोलते हैं घूर्णन का जो उसका समय काल है उसको पृथ्वी दिन के नाम से जाना जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। फिर इसके बाद अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। सूर्य की तरफ वाले जो पृथ्वी के भाग है वहाँ हमेशा दिन ही होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, वहाँ ठंडी ज़्यादा रहेगी। तो आप ही सोचो क्या ऐसे में जीवन संभव है। जाहिर सी बात है इससे में जीवन संभव नहीं होगा। जीवन के लिए दिन रात ठंडी गर्मी सब मतलब ज़रूरत है सब चीज़ की।
तो एक भाग में हमेशा गर्मी ही पड़ी रहे और दिन का ही समय रहे और एक भाग में हमेशा रात का समय रहे, ठंडी रहे, तो वहाँ पर जीवन संभव नहीं होगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन और एक दिन का एक चौथा यानी कि 6 घंटे में, यानी 365 दिन 6 घंटे में जो है सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए जो 6 घंटे बच जाते हैं तो उसको जोड़ते रहते हैं और जो 4 साल के बाद 4 साल जो होता है 6-6 घंटे करके 4 साल में 24 घंटे पूरे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको उसके अगले वाले साल में यानी 4 घंटे के बाद 4 साल के अगले साल वाले में यानी उसमें हम जोड़ देते हैं तो लीप वर्ष बन जाता है। यानी लीप वर्ष 366 दिन का बन जाता है। बाकी सामान्य वर्ष को हम 365 दिन की गिनती में गिनते हैं। यहाँ पे है, क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है या घूमती है। यहाँ पे कुछ फिगर है, इसमें ये दिखाया गया है, जैसे ये जो है 21 मार्च और 23 सितंबर का जो समय दिया गया है, ये 21 मार्च और 23 सितंबर ये विषुव का समय दिया गया है। विषुव का समय यानी कि इस समय जो सूर्य की किरणें होती हैं वो पृथ्वी की जो विषुवत वृत्त होती है, जो बीच में 0 डिग्री जिसको बोलते हैं, तो विषुवत वृत्त पे जो है सूर्य की किरणें पड़ती है, जिसके कारण जब बीच बीच में ये सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में दिन और रात की जो समय जो होती है, यानी कि बोल सकते दिन और रात की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। तो इसको जो है विषुव की स्थिति कहते हैं। और विषुव की स्थिति कब आती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है विषुव की स्थिति होती है। जो 21 मार्च वाला होता है वहाँ पे वसंत ऋतु होती है उत्तरी ध्रुव में। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जब 21 मार्च वाला जो समय होता है तो उत्तरी ध्रुव में वसंत ऋतु होती है और दक्षिणी ध्रुव जो होता है वहाँ पे शरद ऋतु होती है। उसी तरीके से जो 23 सितंबर वाला जो विषुव वाला स्थिति होती है 23 सितंबर का, तो उसमें उत्तरी ध्रुव में जो है शरद ऋतु और दक्षिणी ध्रुव में वसंत ऋतु, यानी कि एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। 21 मार्च को वसंत ऋतु होती है उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु होती है, और 23 सितंबर वाले में उत्तरी ध्रुव में शरद ऋतु और दक्षिणी ध्रुव में वसंत ऋतु होती है। ये हो गए। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे 21 जून को दिया गया है। 21 जून उत्तर अयनांत बोलते हैं। उत्तर अयनांत 21 जून को पड़ता है, तो इसे उत्तर अयनांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो सूर्य की जो रोशनी है वो उत्तरी गोलार्ध का जो कर्क रेखा होता है उस पर सीधी चमकती है, जिसके कारण क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन का जो लंबाई है व समय है वो बढ़ जाती है और रात छोटी हो जाती है। तो और इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु का समय होता है। ठीक है, तो इसको उत्तर अयनांत बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में दिन का समय बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा पे सीधी चमकती है और इसकी रात छोटी हो जाती है इस दिन। उसी तरीके से अगर दक्षिण अयनांत में आते हैं यहाँ पे, तो दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर को आती है। तो इस समय जो है वही स्थिति होती है जो उत्तर अयनांत में उत्तरी गोलार्ध में होती है। इस समय 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का जो मकर रेखा है वहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी चमकती है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध का दिन की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है और रात की जो लंबाई है वो कम जाती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु पड़ रही होती है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पड़ रही होती है। ठीक है, तो एक बार फिर से इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसे 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव की स्थिति होती है, क्योंकि इस समय जो है सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पे पड़ती है, यानी 0 डिग्री पे पड़ती है। 21 जून को उत्तर अयनांत होती है, क्योंकि कर्क रेखा पे इस दिन सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है और उत्तरी गोलार्ध में जो दिन का लंबाई है वो बढ़ जाता है और रात छोटी हो जाती है। इसके ठीक अपोजिट में 22 दिसंबर का होता है दक्षिणी अनंत, जिसमें दक्षिण के मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध की दिन की लंबाई बढ़ जाती है और रात छोटी हो जाती है। जब उत्तरी गोलार्ध में मतलब उत्तर अनंत का समय आता है और उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई बढ़ जाती है और रात छोटी हो जाती है, तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में जो है दक्षिणी गोलार्ध में इसके ठीक अपोजिट ये होती है उसी समय कि
दक्षिणी गोलार्ध में रात की लंबाई बढ़ जाती है और दिन की लंबाई छोटी हो जाती है। उसी तरीके से जब दक्षिण अयनांत का समय आता है और दक्षिणी गोलार्ध में दिन की लंबाई बढ़ जाती है और रात छोटी हो जाती है, तो उत्तरी गोलार्ध में उस दिन रात लंबी हो जाती है और दिन छोटी हो जाती है। ठीक है, फिर नीचे जाते हैं। तो वही चीज़ें हैं, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाती है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 का होता है। ऐसा वर्ष जिनमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब है, यानी कि आने वाले लीप वर्ष को बताना है कि वो कब पड़ेगी। फिर चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पे जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर ऋतु में जो परिवर्तन है वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण भी होता है। मतलब यहाँ पे अगर हम दिखाएं कि कैसे, तो पृथ्वी का जो कक्षा है पृथ्वी जो है वो दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है, कुछ इस तरीके से होती है। बीच में आता है सूर्य और यहाँ पे पृथ्वी जब रहेगी तो ये सूर्य से अधिकतम दूरी पे रहती है, तो यहाँ गर्मी, इस समय गर्मी कम पड़ेगी। और जब इस पॉइंट पे आती है तो यहाँ पे सूर्य से दूरी न्यूनतम रहती है, तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। और बाकी ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ जब पृथ्वी आएगी तो दूरी के अनुसार, दूरी जिस हिसाब से रहेगी उस हिसाब से यहाँ पे गर्मी या सर्दी रहेगी। लेकिन ये जो 2 पॉइंट है, ये और ये अधिकतम दूरी है, तो सर्दी ज़्यादा अधिकतम रहेगी इस पॉइंट पे। और ये जब है तो ये सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी है, तो यहाँ पे इस समय गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। तो सर्दी और गर्मी का समय जो निर्धारित होती है। और इसके अलावा चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 20 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। यहाँ पे ये है कि जब पृथ्वी होती है, ये पृथ्वी है और यहाँ पे ये झुकी हुई है कुछ, तो ये जो है 66.5 डिग्री के ऊपर वाला एरिया, और ये रहा सूर्य। तो जब ये पृथ्वी जब झुकी है और घूर्णन साथ में घूर्णन भी करती है, ऐसे घूर्णन भी करती है, तो ये जो एरिया भाग है ऊपर का ध्रुवीय भाग, यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है हमेशा तिरछी पड़ती रहती है 6 महीने तक लगातार। तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। यानी कि उत्तरी ध्रुव में जब 6 महीने का दिन होता है तो दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने की रात हो जाती है। और जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही होती है, यहाँ पे तो जगह नहीं है, तो जब सूर्य की किरणें जो है दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही होती है, यानी मकर रेखा पे पड़ रही होती है, और पृथ्वी का झुकाव जो है सूर्य की तरफ होता है, ये जो ध्रुवीय भाग है, तो यहाँ पे 6 महीने का दिन हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी ध्रुव पे, और उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने की रात हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के ऊपरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम पहले अभी ऊपर कर चुके हैं। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूँकि
सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होती है, इसलिए इसे विषुव कहते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतु में परिवर्तन होता है। ये तो प्रैक्टिकल है। इसके नीचे अभ्यास आ जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है जिसका जवाब देना है। पृथ्वी की अक्ष का झुकाव कोण क्या है? घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित करें। लीप वर्ष क्या है? उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर क्या है? विषुव क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, ऐसा क्यों? ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, क्यों? फिर पृथ्वी के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परिक्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन को पड़ती है? 21 मार्च और 23 सितंबर। तो 21 मार्च यहाँ दिया हुआ है, 21 मार्च। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होती है? तो ऋतु में परिवर्तन होती है परिक्रमण के कारण, और दिन और रात में परिवर्तन होती है घूर्णन के कारण। फिर है खाली स्थान भरे। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या क्या होती है? पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या बोलते हैं? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस प्रकार की कक्षा में घूमती है? 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है और किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं? तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है या फिर आपके कुछ यूज़ वाली है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो में कुछ सुधार की ज़रूरत है तो कमेंट करें। थैंक यू।